हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एक्सेल विद अक्सा। आज हम लोग देखने वाले हैं लॉजिस्टिक्स की केस स्टडी और सम्स। बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी और बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे मैम केस स्टडी का बहुत कंफ्यूजन हो रहा है और सम्स का बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। तो मैं आपके लिए दो केस स्टडी और दो टाइप के सम्स लेके आई हूँ। ये वाला वीडियो प्लीज ज़रूर देख के जाना एग्जाम में जाने से पहले। डेफिनेटली ये हेल्प करेगा एटलीस्ट आपको 30 मार्क्स का एटलीस्ट 30 मार्क्स का इसमें कवर किया हुआ है। ऑलराइट, अगर ये पूरा आ जाता है तो आपको इसी में से 15 मार्क की केस स्टडी और 15 मार्क के दो सम्स आ सकते हैं, या एक सम तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। ओके, सो चलिए हम चालू करते हैं अपनी केस स्टडी। उसके पहले एक मेरा छोटा सा एक इंट्रोडक्शन। हाय, मैं हूँ प्रोफेसर अक्सा मेमन, आपकी एजुकेशन कोच, एंड आई एम अ प्रोप्राइटर एट माइंडोपीडिया एकेडमी। तो स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लग रहा है, यूज़फुल है या नहीं है। तो उस अकॉर्डिंग मैं अपना वीडियो जो है वो चेंज कर सकती हूँ या आपके लिए और बेटर वीडियोस लेके आ सकती हूँ। ऑलराइट, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं केस स्टडी। तो मैंने एक केस स्टडी लिया है आपकी 2016 के जो पेपर में आई थी, ठीक है। तो इसमें है ना गुची के बारे में कुछ डिटेल्स दिया है। तो सबसे पहले जैसे ही आपको केस स्टडी आती है, सबसे फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, आप थरली माइंड को पूरा कूल डाउन करके शांति से 5 मिनट के लिए ये पूरी केस स्टडी पढ़िए। ऑलराइट, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ तो डिटेल्स दिया है कि ये इस दिन स्टार्ट हुआ था, ये कंपनी ऐसी है, ये कंपनी ये काम करती है, ये सब डिटेल्स दी रही। ओके, फिर थोड़े से ना आपको प्रॉब्लम्स दिए रहेंगे उसके, और उसके बाद आपको 3 क्वेश्चंस दिए रहेंगे। कभी कभी 2 क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी 3 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे पहले तो आपको 3 क्वेश्चंस आए। सबसे पहला, स्टेट द फैक्ट्स एंड एनालाइज द अबव केस। यूजुअली ये क्वेश्चन आता ही है, फैक्ट्स बताओ और एनालाइज करो, ठीक है। तो फैक्ट्स मतलब क्या होता है, हम क्वेश्चन वाइज जाते हैं, ठीक है। फैक्ट्स मतलब क्या होता है कि ये कंपनी के बारे में क्या क्या डिटेल्स दी हुई है तुमको ऑलरेडी केस स्टडी में, वही तुमको वहां पे से देख के लिखना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखो, Gucci, the world's leading brand, has voluntarily launched its worldwide eco-friendly program to reduce the dependence on materials and use 100% recyclable paper in packaging. This 90-year-old company, during its 90th anniversary in 2011, has taken this important action towards environmental responsibility. The shopping bag is 100% recyclable and Forest Stewardship Council certified. The FSC certificate verifies that all the trees used to create paper bags and boxes come from well-managed forest. All stages in production process comply to FSC standards. In addition, Gucci is also rationalizing its packaging to limit the access. For example, shoes will be packed in one panel instead of 2 gift boxes, will only be given out when requested. All mannequins will be replaced by 100% recyclable materials. Gucci took the leadership position in industry by voluntarily initiating the process of certification for CRS SA 8000. Okay, अब इसमें से हमको फैक्ट्स निकालने। फैक्ट्स मतलब इन शॉर्ट पॉजिटिविटी निकालो इसमें, ठीक है। पॉजिटिविटी निकालो। तो गुची क्या करने जा रही है, इको फ्रेंडली बनने जा रही है। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, गुची इज गोइंग इको फ्रेंडली। फिर वो क्या करने वाली थी, 100% रिसाइक्लेबल पेपर फॉर पैकेजिंग यूज करेगी, FSC सर्टिफाइड है। उसके बाद और क्या क्या करने वाली है, वो मिनिमाइज करने वाली है, गिफ्ट्स जो है वो एक ही बॉक्स में प्रोवाइड करने वाली है। ऐसे करके आपको एटलीस्ट 4 पॉइंट्स यहाँ पे लिखने हैं फैक्ट्स में। ओके, फैक्ट्स में कितने पॉइंट्स लिखने के हैं, 4 पॉइंट्स लिखने के। उसके बाद एनालाइज करना है इसको। तो एनालाइज में यूजुअली ना ये जो लिखा है ना, जैसे ये सब जो मतलब ये कंपनी एक्चुअली क्या चीज़ें कोई कोई केस स्टडी में नेगेटिविटी भी दिया रहेगा, तो वो नेगेटिविटी के बारे में लिखो। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सब पॉजिटिविटी दिया हुआ है, ये करने वाली है, ये करने वाली है। तो उसका एक पैराग्राफ बना के आपको क्या करना है, लिखना है। जैसे इन शॉर्ट, Gucci is implementing the concept of green logistics to be eco-friendly in packaging. By doing this, it may be trying to create a positive brand image. ठीक है, ये इतना लिखना है तो आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। सेकेंड इज
व्हाट आर द प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ ग्रीन लॉजिस्टिक्स। अभी आप लोग ने ये वाला आंसर ऑलरेडी तुमने आपके चैप्टर में कर लिया है, मॉड्यूल में आया है, ठीक है। तो आपको ग्रीन लॉजिस्टिक्स के प्रॉज बताने के और कॉन्स बताने के, तो यूजुअली इसके पॉजिटिविटी क्या है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है, रिसाइक्लेबल मटेरियल्स, पोल्यूशन फ्री, सीएसआर मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हेल्प करता है। तो ग्रीन लॉजिस्टिक्स के ऐसे कुछ एडवांटेजेस लिखने और उसकी डिसएडवांटेजेस, ये तुम्हारे पास ऑलरेडी आंसर है। वो आंसर के पॉइंट्स भी लिखोगे तो चलेगा, थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिखोगे तो भी चलेगा, ऑलराइट। तो इसके कॉन्स क्या है, कुड रिजल्ट इन इंक्रीज इन कॉस्ट, मे नॉट बी पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट इन ऑल सिचुएशन, नॉट पॉसिबल फॉर ऑल लॉजिस्टिकल फंक्शन, अवेलेबिलिटी ऑफ इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स कुड बी स्कार्स। ओके, तो ऐसे कुछ प्रॉज एंड कॉन्स लिखो, 4-4 लिखो, 3-3 लिखो तो भी चलेगा। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्रीन लॉजिस्टिक्स, हाउ डज ग्रीन लॉजिस्टिक्स हेल्प एन इंटरनेशनल ब्रांड लाइक गुची टू सस्टेन इन द ग्लोबल मार्केट। अभी जो ये ग्रीन लॉजिस्टिक्स से ये ग्लोबल मार्केट्स में कैसे सरवाइव करेगा, तो ग्लोबल मार्केट्स में इसके लिए सरवाइव करेगा क्योंकि वहां पे ना पॉलिसीज रूल ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। ओके, तो वहां पे सरवाइव करने के लिए इसके लिए क्या होगा, बेटर रहेगा कि वो अगर ग्रीन लॉजिस्टिक्स यूज कर रहे, ठीक है। तो ये कौन सी कंट्रीज में हो गया, डेवलप कंट्रीज। और डेवलपिंग कंट्रीज में यूजुअली लोग क्या रहते हैं, प्राइस को लेके ज्यादा कंसर्न रहते हैं। अगर ये लोग पूरा कंप्लीटली इको फ्रेंडली जाएंगे तो डेफिनेटली कॉस्ट बढ़ेगा। बट डेवलपिंग कंट्रीज में क्या होता है कि वो लोग थोड़े से प्राइस सेंसिटिव रहते हैं, राइट। तो इनके लिए वो लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अच्छा, और डेवलपिंग कंट्रीज में लॉज भी इतने स्ट्रिक्ट नहीं रहते, तो ये लोग क्या कर सकते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज में इको फ्रेंडलीनेस ला सकते हैं, बट खाली अपर सेगमेंट को टारगेट कर सकते हैं जिनके पास उतना अफोर्ड करने का कैपेबिलिटी है और जो ज्यादातर इमेज कॉन्शियस होते हैं rather देन प्राइस सेंसिटिव। तो इतना आपको लिखना है, जरूरी नहीं है ऐसा ही लिखना है, आपके माइंड में जो आता है उस टाइम पे आपको वैसे आंसर प्रेजेंट करके आना है। डिड यू अंडरस्टैंड। तो 3 क्वेश्चंस आएंगे, तीनों क्वेश्चंस के एटलीस्ट आप 4-4 पॉइंट लिख के आओगे, ऑलराइट। तो ये थी अपनी केस स्टडी 1। अब हम देखते हैं नवंबर 18 की जो केस स्टडी आई थी स्टारबक्स की, ठीक है। Starbucks is pretty much a household name, but like many of the most successful worldwide brands, the coffee shop giant has been through its period of supply chain pain. In fact, during 2007 and 2008, Starbucks leadership began to have serious doubts about the company's ability to supply its 16,700 outlets. As in most commercial sectors at that time, sales were falling. At the same time, though supply chain cost rose by more than $75 million. Then second paragraph दिया है, supply chain cost reduction challenges. When the supply chain executive team began investigating the rising cost and supply chain performance issue, they found that service was indeed falling short of expectation. Finding included the following problem. Fewer than 50% of the outlet deliveries were arriving on time. A number of poor outsourcing decisions had led to excessive 3PL expenses. The supply chain had, like those of many global organizations, evolved rather than grow by design and had hence become unnecessarily complex. The part 2, cost reduction. Starbucks leadership had 3 main objectives in mind to achieve improved performance and supply chain cost reduction. These were to reorganize the supply chain, reduce cost to serve, lay the groundwork for future capability in the supply chain. In order to meet this objective, Starbucks divided all its supply chain function into 3 key groups known as plan, make and deliver. It also opened a new production facility, bringing the total number of US plants to 4. Next, the company set about terminating partnership with all but its most ineffective 3PLs. The remaining partners were then managed via a weekly scorecard system, which was aligned with renewed service level agreements. Then next paragraph, supply chain cost management result. By the time Starbucks supply chain transformation program was completed, the company had made savings of more than $500 million over the course of 2009 and 2010, of which the large proportion came out of the supply chain. According to Peter Gibbons, then executive vice president of global supply chain operations. तो ये था तुम्हारी केस स्टडी।
पेपर मिलते ही या जब भी केस स्टडी पे जा रहे हो, रिमूव 5 मिनट्स, थरली उसको रीड करो। एक बार रीड कर लोगे, बाद में क्वेश्चन आंसर करना बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, अभी देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, स्टेट द फैक्ट एंड एनालाइज द केस। मोस्टली यही क्वेश्चन आता है, बट नॉट नेसेसरी हमेशा ये क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन आएगा तो फैक्ट्स में तुम पॉजिटिविटी लिख दो, और एनालाइज में देखो जैसे यहाँ पे ना एनालाइज में नेगेटिविटी दी हुई है, मतलब नेगेटिविटी एज इन क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई थी उसकी, तो वो तुमको एनालाइज करके देना है। केस स्टडी 1 में भी अपन वो दे सकते थे, पर वहां पे ज्यादा नेगेटिव कुछ पॉइंट्स दिए नहीं थे, यहाँ पे बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स दिए। ऑलराइट, तो फैक्ट्स में मोस्टली ट्राई करो पॉजिटिव भी डाल रहे हो और थोड़ा सा नेगेटिव एक दो इंक्लूड कर रहे हो, और एनालिसिस में मेजर तुम है ना अपने हिसाब से एनालाइज करो कि क्या क्या तुमको लग रहा है, क्या क्या इश्यूज थे। ओके, इन शॉर्ट इश्यूज क्या क्या है और कैसे उसको अचीव कर सकते हैं। ऑलराइट, तो एक बार रीड कर लेते हैं फैक्ट्स एंड एनालिसिस ऑफ द केस। फैक्ट्स क्या थे, प्रॉब्लम ऑफ सप्लाई चेन ड्यू टू विच लीडरशिप गॉट अफेक्टेड, sales started falling in the year 2007 and 8, supply chain cost rose by $75 million. Poor decision of outsourcing led to excessive 3PL expenses. Fill rate of the company was not even 50%. Revamping and reorganizing supply chain. 3 key elements like plan, make, deliver in logistics and supply chain proved to be boom to the company. पॉजिटिव भी लिया है, एक दो नेगेटिव ले लिया, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे इसका एनालिसिस। तो एनालिसिस में क्या बोला है कि उसको स्टारबक्स को बहुत सारा लॉस हुआ क्योंकि उसका सप्लाई चेन इम्पैक्ट हो गया। प्रॉब्लम्स वर एनालाइजिंग बाय द कंपनी लाइक डिलीवरी इशू, पुअर आउटसोर्सिंग डिसीजन वाज फाउंडेड आउट। वो लोग खुद ने ही तुमको एनालाइज करके दिया है, तुमको सिर्फ एक एक लाइन में लिखना है। Revamping and reorganizing in supply chain decision like scorecard system, time to time service level agreement, termination of inadequate service partner helped to boost and save the cost of the company. $500 billion savings was achieved with the help of proper management decision by Starbucks. Okay? अभी उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे, explain the effective supply chain management helps explain how effective supply chain management helps Starbucks to improve their performance. वेरी सिंपल है ये वाली, एक्चुअली केस स्टडी ज़्यादा सिंपल है। तुमको सिर्फ बताना है कि क्या क्या किया वो लोग ने जिससे उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ। तो पहला क्या था, इंटीग्रेशन किया स्टारबक्स का, मतलब जिससे क्या हो गया, वो लोग ने बहुत सारे जो स्टारबक्स थे उनको सबको इंटीग्रेट करके एक कर दिया। रिडक्शन इन टोटल फैसिलिटी स्ट्रक्चर, 4 प्लांट्स को वो लोग ने क्या कर दिए, एक ही जगह पे मर्ज कर दिया। Proper external performance measurement and improvement in the supply chain like proper planning, reduction in cost, groundwork for future needs, on time information. ये आपको आपके वर्ड्स में लिखना है, जरूरी नहीं है ऐसे ही लिखना है, बस सिर्फ समझो उन लोग ने क्या किया। प्लानिंग को प्रॉपरली किया, कॉस्ट को रिड्यूस किया, ठीक है, और उसके बाद है ना एग्रीमेंट्स को, और वो लोग ने स्कोर कार्ड सिस्टम इनोवेट किया या एंट्री किया स्कोर कार्ड सिस्टम की, और इसके वजह से उनका क्या हो गया, जो स्टारबक्स था वो बहुत फेमस हो गया और बहुत जगह पे स्प्रेड हो गया। ओके, प्रॉपर लॉजिस्टिकल एंड सप्लाई चेन आर्किटेक्चर रिवैम्प स्टारबक्स टू लीडरशिप पोजीशन। ओके, तो लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन के वजह से क्या हो गया, स्टारबक्स अच्छी जगह पे आ गया। अगर ऐसे आप टेक्स्ट बुक के पीछे 4-5 आपको केस स्टडीज दिए, वो भी आप अच्छे से पीस ऑफ माइंड से रीड करके जाते हो तो भी डेफिनेटली आप केस स्टडी अटेम्प्ट कर पाओगे। आई होप मैंने थोड़ा सा भी आपको हेल्प किया होगा केस स्टडी समझने के लिए। आई होप आई एम एबल टू डू दैट। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। एट द लास्ट मोमेंट मैं इतना ही कर सकती थी, और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हम अभी चलते हैं आगे अपने सम्स के लिए। ओके, 2-3 बच्चों ने या थोड़े बहुत बच्चों ने सम्स पूछा है। अभी सम्स देखो, यूजुअली ये वाला सम रिपीट होता है। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या बोला है, नवंबर 18 का क्वेश्चन है ये। एनुअल डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर आइटम इज 9000 यूनिट, यूनिट कॉस्ट इज ₹100, कैरिंग कॉस्ट ऑन एन एवरेज इन्वेंट्री इज 20% एंड द ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर ₹150। फाइंड EOQ। फर्स्ट क्वेश्चन EOQ ही फाइंड करने का आने वाला है। तो EOQ का फॉर्मूला क्या है, रूट में 2 × A × PC। PC क्या है, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, अपॉन P × I। ओके, P क्या है, कॉस्ट पर यूनिट, और I क्या है, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। A है एनुअल डिमांड।
अभी क्वेश्चन आपको वापस से रीड करके बताती हूँ. द एनुअल डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर आइटम इज 9,000. तो अपने को ए चाहिए था, ए मिल गया एनुअल डिमांड. उसके बाद हमको चाहिए पीसी, प्रोक्योरिंग कॉस्ट. तो यहाँ पे बोला रहेगा कि कॉस्ट पर ऑर्डर, ऐसा कुछ बोला रहेगा, तो वो याद रखो वो क्या है, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है. तो यहाँ पे 150 रुपीज इज द प्रोक्योरमेंट कॉस्ट. उसके बाद है कॉस्ट पर यूनिट. तो वहां पे दिया है कि यूनिट कॉस्ट इज ₹10. तो आई गेस हमको ये सब मिल गया. अभी इन्वेंट्री कॉस्ट, बच्चा याद रखो इन्वेंट्री कॉस्ट यूजुअली परसेंटेज फॉर्म में दिया रहेगा. ऑलराइट, तो 20% बोला है. तो 20% है, तो 20 को आप 100 से डिवाइड करोगे तो 0.2 आ जाए. ओके, अब इस फॉर्मूला में आपको प्लेस करना है EOQ इज इक्वल टू √2 इंटू 9,000 इंटू 950 अपॉन 10 इंटू 0.2. अब जब सॉल्व करोगे तो आपको 1161.9 EOQ का यूनिट्स आएगा. तो 0.9 है जो कि 5 से बड़ा है, तो आप उसको राउंड ऑफ कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. डिड यू अंडरस्टैंड? एक बार फिर से रिपीट करती हूँ. एनुअल डिमांड 9,000 है, यूनिट कॉस्ट मतलब पी कितना है, 10 है. ऑर्डरिंग कॉस्ट है 150, तो हमको प्रोक्योरमेंट कॉस्ट मिल गया 150. और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है 20%. 20% को 20/100 करना है तो 0.2 आ जाएगा. आप इस फॉर्मूला में डालोगे, कैलसी पे स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपको 1161.9 आ जाएगा. तो राउंड ऑफ कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 116 हो जाएगा. ओके, तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया. सेकेंड पूछता है टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट. टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का फॉर्मूला है मटेरियल कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट. बच्चा याद रखो कि यहाँ पे ना टोटल इन्वेंट्री में 3 चीज आती है, MC, OC, IC. ठीक है, MC, OC, IC, मटेरियल कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री कॉस्ट. अभी मटेरियल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, एनुअल डिमांड इनटू प्राइस. सिंपल, जितना यूनिट्स हमने परचेज किया उसका कितना रुपये का मिला, कितने रुपए का मिला अपने को, तो A इंटू P. 9,000 इंटू 10 करोगे तो कितना आ जाएगा, 90,000. ओके, फिर आता है सेकेंड ऑर्डरिंग कॉस्ट. ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है A/EOQ इंटू PC. अभी A तो अपने को मिल गया 9,000 और EOQ अपने को मिला था 1162 और PC कितना है, 150 है. डिवाइड करो, मल्टीप्लाई बाय 100 करो, तुमको मिल जाएगा ₹1200. ओके, अच्छा, अभी उसके बाद ये हो गया. अभी उसके बाद हम थर्ड ढूंढेंगे इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट. इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है EOQ इंटू P इंटू I/2. तो EOQ क्या मिला था, 1162 मिला, P क्या था, 10 था, I 0.2 था, अपॉन 2 तो फॉर्मूला में है. जब डालोगे कैलसी पे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा वापस से 1162. अभी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था, MC प्लस OC प्लस IC. तो MC था अपना 90,000, OC मिला अपने को 1200 और अपने को IC मिल गया 1162. ये तीनों को ऐड करो तो आप लोग को मिल जाएगा ₹92,362. ओके, तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट मिल गया 92,362. अब हम थर्ड देखेंगे. If purchase manager has decided to place purchase order with minimum order quantity of 3,000 units to get unit cost discount of 10% per unit, state purchase manager is justification in his decision. मतलब यहाँ पे क्या बोला है, अगर परचेज मैनेजर ने प्लान किया है कि एक ऑर्डर देगा जिसका क्वांटिटी कितना होगा, 3,000 यूनिट्स रहेगा, और वो अगर वो ऑर्डर आता है तो उसका यूनिट कॉस्ट है ना 10% से कम हो जाएगा. मतलब अगर वो 10 रुपए का था, 10 का 10% होता है 1 रुपीज. ठीक है, 10 का 10% होता है 1 रुपी. तो 10 में से 1 रुपी माइनस करेंगे तो नया कॉस्ट कितना हो जाएगा, 9 रुपीज. समझ में आ रहा है? तो 3,000 यूनिट्स को वो लोग कितने में बेचने वाले, 9 रुपीज में. तो हमको कैलकुलेट करके बताना है कि वो करेक्ट डिसीजन है या नहीं. तो सबसे पहला अगेन तुम पहले न्यू पर यूनिट कैलकुलेट कर लो. मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया 10 रुपीज का 10% 1 होता है, 10 माइनस 1 करोगे तो 9 हो जाएगा. उसके बाद न्यू टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट ढूंढना है. सेम फॉर्मूला सेम रहेगा, MC प्लस OC प्लस IC. MC का फॉर्मूला A इंटू P, और अभी A 9,000 ही रहेगा और P क्या रहेगा तुम्हारा, 9 रुपीज. ओके,
पुराना वाला एनुअल डिमांड लोगे और नया वाला प्राइस लोगे, क्योंकि हमको कंपेयर करने का है, बताने का है कौन सा बेटर है, तो पुराना वाला लेना है यहाँ पे। ओसी में क्या लोगे, ऊपर यहाँ पे हमने क्या फॉर्मूला लिए थे वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ए अपॉन ईओ क्यू इंटू पीसी। तो ए अपॉन ईओ क्यू इंटू पीसी, तो ए कितना है 9000। अभी जो हम लोग को यहाँ पे ये जो यहाँ पे ईओ क्यू था, यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे खाली क्यू से, क्योंकि यहाँ पे नया ऑर्डर आया है। ऑलराइट, तो नया ऑर्डर आया है कितने यूनिट्स का, 3000 यूनिट्स का। तो 9000 अपॉन 3000 इंटू 150, कंफ्यूज नहीं होना, वहां पे ईओ क्यू है, यहाँ पे क्यू है खाली। ओके, तो 9000 अपॉन 3000 इंटू 150 करोगे तो 450 आएगा। और आईसी ढूंढने के लिए आपका फॉर्मूला क्या था, ईओ क्यू इंटू पी इंटू आई अपॉन 2 था, तो यहाँ पे ईओ क्यू रिप्लेस हो जाएगा क्यू से, क्यू इंटू पी इंटू आई अपॉन 2। तो क्यू कितना है, नया वाला जो आया था 3000 का ऑर्डर आया, पी है 9 और आई ये आई तो 0.2 है, अपॉन 2 करोगे तो 2700 आया। अब तीनों को ऐड करना है, तो 81,000 प्लस 450 प्लस 2700 आपको मिल जाएगा 84,150। अभी हमको कंपेयर करने का है पुराने वाले से, तो आपका पुराना कितना मिला था आपको 92,362, तो 92,362 माइनस 84,150 कितना हो जाएगा 82,112 आया। तो अगर पैसा बच रहा है मतलब हमने क्या किया, सेविंग्स किया मतलब पॉजिटिव आंसर आया, मतलब कॉस्ट क्या हो रहा है, बच रहा है। तो बच रहा है मतलब क्या हो रहा है, ये सही डिसीजन ले रहा है, तो वो अपना फर्दर कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। अगर यहाँ पे नेगेटिव आंसर आया तो ही इज नॉट जस्टिफाइड एंड ही कैन नॉट टेक फॉरवर्ड हिज डिसीजन। क्लियर हो गया। एक बार शॉर्ट में ब्रीफ देती हूँ वापस से। पहले ईओ क्यू फाइंड करना है। ईओ क्यू का फॉर्मूला है √2 इंटू ए इंटू पी सी अपॉन पी आई। ए होता है एनुअल डिमांड, पी होता है पीसी होता है प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, पी होता है कॉस्ट पर यूनिट और आई होगा इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। ओके, इसको फॉर्मूला में डालो, रूट निकालो, आंसर आएगा। सेकेंड स्टेप में टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालना है। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का फॉर्मूला है एमसी प्लस ओसी प्लस आईसी। ठीक है, एमसी का फॉर्मूला है ए इंटू पी, ओसी का फॉर्मूला है ए अपॉन ईओ क्यू इंटू पी सी और आईसी का फॉर्मूला है ईओ क्यू इंटू पी इंटू आई अपॉन 2। ठीक है, तो ऐसे करोगे तो आपको टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट मिल जाएगा। और फिर नया कुछ सिचुएशन दिया रहेगा, कभी बोला जाएगा 10% कम हुआ, कभी बोला जाएगा 10% बढ़ गया, कभी 20% कम करेंगे, कभी 20% बढ़ा देंगे। अगर बढ़ा दिए तो प्लस करना है, कम बोला है तो माइनस, डिस्काउंट बोला तो माइनस, एडिशनल बोला है तो प्लस। ओके, अभी यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मटेरियल कॉस्ट एमसी का फॉर्मूला सेम है, ए इंटू पी रहेगा, बट नया प्राइस लेना है, याद रखना। ऑर्डरिंग कॉस्ट में ईओ क्यू रिप्लेस हो जाएगा क्यू से, तो फॉर्मूला हो जाएगा ए अपॉन क्यू इंटू पी सी। ओके, और क्यू मतलब जो नया यूनिट्स तुमने जितना भी ऑर्डर करने हैं या आया है ऑर्डर, वो 3000 लोगे। और इन्वेंट्री कॉस्ट में इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है ईओ क्यू रिप्लेस हो जाएगा क्यू से, तो क्यू इंटू पी इंटू आई अपॉन 2। अगेन क्यू कौन सा लोगे, नया वाला लोगे 3000, पी कौन सा लोगे, नया वाला लोगे 9 एंड इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट 0.2 ही लोगे, अपॉन 2 करोगे। ठीक है, तीनों को टोटल कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, न्यू टोटल इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट मिलेगा। फिर पुराने वाले से माइनस करना है, पॉजिटिव में आंसर आ रहा है तो इट्स गुड, नेगेटिव में आंसर आ रहा है तो इट इज नॉट गुड। ओके, तो ये क्वेश्चन एक आता है। उसके बाद ये वाला भी एक क्वेश्चन आता है, एनुअल डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज, यहाँ पे ना तुम लोग को रीऑर्डर लेवल ढूंढना होता है। ओके, कैलकुलेट रीऑर्डर लेवल, तो ये भी आ जाता है, 7 मार्क के लिए आ गया था लास्ट टाइम या 5 मार्क के लिए आया था। Annual demand for a product is 24,000 units. Its delivery lead time is 2 months. Buffer stock requirement is 1000 units. Calculate reorder level. ठीक है, तो सबसे पहला हम क्या लेंगे, एनुअल डिमांड दी हुई है। ठीक है, एनुअल डिमांड को हमको पहले कन्वर्ट करना है मंथली डिमांड में। ये क्वेश्चन में एनुअल डिमांड दी है, तो एनुअल मतलब 12 का दिया हुआ है, एक मंथ का चाहिए, तो 24,000 डिवाइड बाई 12 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मंथली मिल जाएगा, जो कि 2000 आएगा। अभी बच्चा तुम लोग को कभी कभार क्वेश्चन में मंथली दिया रहेगा, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। मंथली दिया रहेगा तो कुछ नहीं करना है,
एनुअल दिया रहेगा तो डिवाइड करोगे, ओके। तो 24,000 डिवाइड बाई 12 आ गया। अभी इसका कंजम्पशन मिल गया 2000। क्वेश्चन में लीड टाइम क्या बोला है 2। तो यहाँ पे लीड टाइम कंजम्पशन कैसे मिलेगा, जो कंजम्पशन है उसको जो लीड टाइम है उससे मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे लीड टाइम कितना था 2 मंथ्स का, तो 2000 इंटू 2 4000 मिल गया। बफर सेफ्टी स्टॉक मतलब थोड़ा सा वो लोग ने एक बफर स्टॉक रखा है, वो कितना है 1000 यूनिट्स का, ओके। अभी तुमको ऑलरेडी ऊपर कितना मिल गया, लीड टाइम कंजम्पशन 4000 मिला। 4000 मिला, उसको प्लस करने का 1000 से, तो आपको रीऑर्डर लेवल मिल जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको छोड़ के मत आना प्लीज। वापिस से रिपीट करती हूँ, पहले क्वेश्चन रीड करना, मंथली डिमांड दिया है कि ईयरली डिमांड दिया है, ओके। ईयरली डिमांड दिया रहेगा तो 12 से डिवाइड करना, कुछ तो यूनिट्स मिल जाएगा, उस यूनिट्स को लीड टाइम से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको एक अमाउंट मिल जाएगा, और उसको और बफर स्टॉक को प्लस कर देना, तो आपको रीऑर्डर लेवल मिल जाएगा। ऑलराइट, तो ये था मेरा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट केस स्टडीज थी, और दो दो सम्स थे जो थोड़े इम्पोर्टेंट वाले हैं, और एक और है जो मूविंग एवरेज है वो करके जाना है, वो मेरे प्रीवियस वीडियो में है। जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है प्लीज जाके देख लीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। आज आपका लास्ट डे है लॉजिस्टिक्स पढ़ने का, कल आपका एग्जाम है। आई होप आप लोग जो पढ़े हो एग्जाम में वही आए, एंड आई होप मेरे वीडियो से आप लोग को थोड़ा सा हेल्प मिल रहा होगा। तो अगर हेल्प मिल रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड लेट मी ग्रो। आई मीन थोड़ा सा ऐसा ग्रो होते, या सब्सक्राइबर्स जब बढ़ते तो और थोड़ा मोटिवेशन आता है, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए, सजेस्ट कीजिए। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, डू वेल। थोड़े दिन में मैं दूसरा टॉपिक लेके आती हूँ। सारा एचआर और मार्केटिंग सब तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ड्यू टू अ टाइम कंस्ट्रेंट, बट जितना भी पॉसिबल होगा आई विल श्योरली ट्राई टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, डू वेल, आई एम श्योर यू आर गोइंग टू डू वेल। बाय, टेक केयर।